हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ है एपीएससी का, उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेंस का फॉर्मेट तो आपको ऑलरेडी पता है कि मेंस का फॉर्मेट क्या होता है। दो सेक्शन होते हैं ऐसे में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोनों में से चार चार क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन में हमें कितना क्वेश्चन एड्रेस करना होता है? सिर्फ एक क्वेश्चन एड्रेस करना होता है। पार्ट ए, सेक्शन ए में से हमें एक ऐसे लेना होता है और सेक्शन बी में से भी हमें एक ऐसे लेना होता है। तो इस बार के ऐसे का जो पैटर्न था वो क्या था? इस बार के ऐसे के पैटर्न में आपको फिलोसफिकल ऐसे देखने के लिए नहीं मिले, और ऐसे जो देखने के लिए मिले हैं वो किसके मिले हैं? करंट अफेयर्स बेस्ड, इशू बेस्ड ऐसे देखने के लिए मिले हैं। कई बार फिलोसफिकल ऐसे जब आते हैं तो वो कुछ लोगों के लिए बहुत इजी बन जाता है और कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। इजी उनके लिए बनता है जो फिलोसफी को समझते हैं, फिलोसफिकल ऐसे कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, क्योंकि उसमें लिखने का फ्रीडम होता है। आपको जो आता है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। और करंट अफेयर्स वाले ऐसे में कुछ उन लोगों को ज्यादा ईज होता है जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और बहुत सारा डाइवर्स उन्होंने प्रिपरेशन किया होता है, बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ा होता है। क्योंकि जैसे अब यहाँ पे हम बात करते हैं एडिक्शन का। फर्स्ट टॉपिक, एडिक्शन इज अ कंपल्सिव डिसऑर्डर रादर देन अ क्रिमिनल एक्ट। तो एडिक्शन आप डेली लाइफ में आप देखते ही हो। अब एडिक्शन के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन है? एडिक्शन कैसे एक कंपल्सिव डिसऑर्डर है रादर देन अ क्रिमिनल एक्ट है, उसके बारे में बात करना है। अगर कोई एडिक्टेड है, ड्रग्स को लेके एडिक्टेड है या किसी चीज को लेके एडिक्टेड है, उसको क्रिमिनल घोषित करके हम जेल में डाल देंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। वो एक तरह से उसका कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कंपल्सरली उसको लेना है। जैसे आप मूवी देखे हो संजू, दैट इज बेस्ड ऑन द संजय दत्त लाइफ। वहां पे भी मूवी में सीन्स हैं कि एक बार जब संजय दत्त एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर कैसे वो छटपटाते रहते हैं अगर उनको नहीं मिलता है ड्रग्स। तो पहले अगर ऐसे आते हैं तो हम कैसे उनको ब्रेक डाउन करेंगे? करंट अफेयर्स वाले एसेज को ब्रेक डाउन करना कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं होता है। इसमें मेन बात यह है कि आप कितना अच्छा फ्लो मेंटेन करते हो, कितना आपके पास एग्जाम्पल है, कितना आपके पास डेटा है, और क्या क्या पार्ट वाइज आंसर करते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब करंट अफेयर्स वाले या इशू बेस्ड आपको मिले कोई भी ऐसे में टॉपिक, तो आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर्मेट पूछोगे। जैसे कि एडिक्शन इज अ कंपल्सिव डिसऑर्डर रादर देन अ क्रिमिनल एक्ट, तो आप क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, व्हाट इज एडिक्शन, है ना? तो एडिक्शन के बारे में बता दोगे एडिक्शन है क्या, फिर बता दोगे एडिक्शन एक कंपल्सिव डिसऑर्डर कैसे है। क्योंकि एडिक्शन डिपेंड करता है न्यूरोलॉजी पे, है ना? दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस होने लग जाते हैं अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है किसी ड्रग्स को लेके और वो उसको नहीं मिल पाता है। यहाँ पे तो डायरेक्टली वो क्रिमिनल एक्ट की बात बोल के एडिक्शन में ड्रग्स वाला एंगल ही इंक्लूड किए हुआ है ना? बट एडिक्शन किसी भी चीज से हो सकता है। और जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं, खासकर कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो वो एडिक्शन पे ज्यादा से ज्यादा हम ड्रग्स के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्रग्स जैसे सब्सटेंसेस जो कि यूथ को बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। तो पहले आप एडिक्शन के बारे में बता दोगे एडिक्शन क्या है, फिर आप बता दोगे कंपल्सिव डिसऑर्डर क्यों है, क्योंकि बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। जैसे कि बॉडी में अगर कोई ऑलरेडी एडिक्टिव है और उसको वो सब्सटेंस नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो एडिक्टिव है, केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस उसको अफेक्ट करने लग जाती हैं। फिर बता दोगे कि एडिक्शन के क्या क्या वजह है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ एडिक्शन। रीजन ऑफ एडिक्शन बहुत सारा हो सकता है। एडिक्शन का एक रीजन हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक रीजन, है ना? जैसे कि बहुत गरीब लोगों में, अनएम्प्लॉयड लोगों में एडिक्शन काफी देखने के लिए मिलता है, या फिर बहुत ज्यादा अमीर सोसाइटी में जिनको किसी चीज का दिक्कत ही नहीं है वहां पे भी एडिक्शन देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी दो जगहों पे एडिक्शन काफी देखने के लिए मिलता है। एडिक्शन में आप दिखा दोगे कि जब कोई डिप्रेशन में होता है, अलोन होता है, लोनलीनेस होता है, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, या फैमिली पेरेंट्स से एलियनेशन होता है, ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से एडिक्शन होता है। यहाँ पे जो आप पेरेंटिंग पढ़ते हो, रोल ऑफ पेरेंटिंग, रोल ऑफ सोशलाइजेशन, वो भी एडिक्शन में बहुत ज्यादा आपका रोल दिखा सकते हो कि पेरेंटिंग अगर बहुत इफेक्टिव नहीं है और पेरेंटिंग उसको इंगेज करके नहीं रख रही है, अपने चाइल्ड को वैल्यूज दे के नहीं रख रहा है कोई भी फैमिली अपने चिल्ड्रन को, चाइल्ड को या फिर बच्चे को, तो फिर वहां से
वो क्या होने लगेगा, फैमिली से एलियनेट होने लगेगा और उसके एडिक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो आप दे सकते हो सोशियो इकोनॉमिक रीजन, आप दे सकते हो सोशलाइजेशन एज अ रीजन, आप दे सकते हो साइकोलॉजिकल रीजन, है ना, कि आप अकेले हो, बीमार हो, डिस्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, आप दे सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के बगल में म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इनको हम क्या बोलते हैं, बाकी जो 3-4 कंट्री है गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा ओपियम का कल्टीवेशन होता है और वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में घुसता है। वैसे ही पंजाब की साइड की अगर हम बात करें, उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, वो 3 कंट्रीज गोल्डन क्रिसेंट बनते हैं। ये जो आपने आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। और वो गोल्डन क्रिसेंट से और गोल्डन ट्रायंगल से बहुत ज्यादा क्या आता है, ओपियम आता है, ड्रग्स आता है। आपने मूवी भी देखी होगी उड़ता पंजाब। तो ये जो कि ड्रग्स का इनफ्लो बहुत इजी हो जाता है, बॉर्डर पे में भी इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, या जो भी क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटीज से इजिली अवेलेबल जो हो जाता है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, है ना, उसकी वजह से भी एडिक्शन बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीजें आप रीजंस बता सकते हो। मतलब लॉ इन्फोर्समेंट अच्छा नहीं है, आप बोल सकते हो, रादर देन अ क्रिमिनल एक्ट। अब क्रिमिनल एक्ट क्यों नहीं है, क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेंगे तो उससे कोई खास फायदा नहीं है। उसका रीजन क्या है, एक तो हमारे जेल्स पहले से ही भरे हुए हैं, और जेल भर के और क्या ही फायदा होगा, है ना, ओवर क्राउडेड जेल है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे एडिक्शन का, तो एडिक्शन को ठीक करना जरूरी है। एडिक्शन को सोशल एंगल से, साइकोलॉजिकल एंगल से, सपोर्टिव एंगल से, लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से ठीक करना जरूरी है। उसको एज ए हम पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं, रादर देन कि हम उसको एज अ क्रिमिनल ट्रीट करें। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला एंगल दिखाया गया है। तो ये सारा टॉपिक, ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर कर सकते थे। जो एग्जाम्पल मूवीज के एग्जाम्पल हैं, चाहे संजू है, चाहे उड़ता पंजाब है, या फिर जो एग्जाम्पल्स मैंने बोले, यहाँ पे आप इंडिया का मैप बना भी सकते थे, ऐसे में भी हम मैप वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्रिसेंट, ये सब दिखाना है, वो सब भी चीजें हम लोग यहाँ पे दिखा सकते थे। सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, ओबेसिटी अ न्यू एज डिसऑर्डर। नए एज का डिसऑर्डर क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी एक्चुअली क्या है, ओबेसिटी को पहले आप डिफाइन कर लो। ओबेसिटी का डेफिनेशन रफली हम पकड़ते हैं कि अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 30 को क्रॉस कर रहा है या 30 के नियर अबाउट हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओबीस बोलते हैं। ओवरवेट अगर कोई पर्सन है बहुत ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओबीस बोलते हैं। तो ओबेसिटी एक न्यू एज डिसऑर्डर क्या है, तो पहले आप इसमें आंसर करो, ओबेसिटी है क्या, कैसे डिफाइन होता है। फिर आप ये बताओगे कि ओबेसिटी आजकल लोगों को क्यों हो रहा है, किस किस वजह से हो रहा है। वापस आप लिखोगे इसमें कि जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं ओबेसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल ईटिंग, बहुत लोग स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा खाने लग जाएंगे, है ना, 2-2 पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे, खाने लग जाएंगे। इमोशनल ईटिंग भी एक फैक्टर है। उसके अलावा जो लाइफ स्टाइल है, हेल्दी लाइफ स्टाइल का नहीं होना, आप सिर्फ या तो काम किए जा रहे हो या मोबाइल में घुसे हुए हो, रील देखते जा रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो बट आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी पे। फिर तीसरा है कि जो जंक फूड है ना, वो जो हम लोग ऑर्डर करते जा रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। जो स्विगी और जोमेटो जो जब से आया है और प्लेटफॉर्म जब से आया है, तब से हम लोग बहुत ज्यादा ऑर्डर पर डिपेंडेंट हो गए। और जैसे जैसे सर्विसेज अवेलेबल हो रही है, रात में 3 बजे तक भी आप पिज्जा मंगा के खा सकते हो, ओवरनाइट आपको चीजें अवेलेबल मिल जा रही है, मैगी है, रेडी टू ईट फूड है। तो जो लाइफ स्टाइल है ओवरऑल, ओवरऑल लाइफ स्टाइल, जैसे कि जब आप सोसाइटी में पढ़ते हो, आप एक टर्म पढ़ते हो मैकडोनल्डाइजेशन, आपके खाने का, आपके ईटिंग हैबिट्स का मैकडोनल्डाइजेशन हो गया है। वो सब वजह हम कहाँ डाल सकते हैं, ओबेसिटी में डाल सकते हैं। ओबेसिटी ठीक करने के लिए क्या जरूरी है, स्कूल से जब भी आप पढ़ते हो, आपका फिजिकल जो एक्टिविटी का क्लास होता है, जहां पे आपको स्पोर्ट्स क्लास जो होता है, कभी कभी मैथ के टीचर, साइंस के टीचर वो क्लास ले लेते हैं, फिर वहां से वो टेंडेंसी ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ योगा, फिजिकल एक्टिविटीज को इतना का एक ओवरऑल वेटेज मेंटेन कराना जरूरी है, स्कूल से ही मेंटेन कराना जरूरी है। अगर हम ऑफिसेज की बात करें, है ना, तो यहाँ इंडिया में, इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री में एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूथ जो है वो 70 आवर काम करें पूरे वीक में। तो ठीक है, 70 आवर काम करेंगे, मतलब एक दिन का 10 घंटा, अगर वो सातों दिन काम करते हैं तो कितना हो गया, 10 आवर्स अ डे। ये काम करने का टाइम हो गया। आना जाना तो आप छोड़ ही दो, अगर किसी का ऑफिस दूर है
ठीक है, तो अगर वो इतना टाइम काम कर रहा है और डेली कर रहा है तो फिर उसके पास खाना बनाने के लिए टाइम कहाँ है, फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए टाइम नहीं बच रहा है। स्लीपिंग डिसऑर्डर होने लगते हैं, वो भी ओबेसिटी का कारण बनता है। तो ओबेसिटी के कॉजेज आप लिख दोगे, क्या क्या कॉजेज हैं, क्यों है, फिर आप इसके सॉल्यूशंस पे आओगे कि ओबेसिटी का सॉल्यूशन क्या है, ओबेसिटी से क्या बीमारियां होती है वो आपको पता है ना। मधुमेह की बीमारी होती है जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें जो हैं, हार्ट स्ट्रोक, जो इनफैक्ट 40s में भी लोगों को, 30s में भी हार्ट स्ट्रोक आना स्टार्ट हो रहा है, ओबेसिटी उसके लिए कहीं ना कहीं से ओबेसिटी भी रिस्पॉन्सिबल रह रहा है। तो हम ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, ओबेसिटी से प्रॉब्लम क्या है और ओबेसिटी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कैंपेन निकाला है और क्या निकाला जाना चाहिए। फिट इंडिया कैंपेन फॉर एग्जांपल इंडिया में निकाला गया है। एफएसएसआई जो एजेंसी है उसने भी बहुत सारा कैंपेन निकाला है। तो ये सारा कुछ हम लोग को यहाँ पे खेलो इंडिया सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये दोनों टॉपिक आप देखोगे, दोनों टॉपिक में कहीं भी इंडिया स्पेसिफिक या असम स्पेसिफिक बात नहीं करी गई है। तो इसमें हम इंटरनेशनल जो एग्जांपल्स हैं वो सब भी इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक, अब यहाँ पे डायरेक्टली बात किया गया है इंडिया का, द इंडियन ज्वाइंट फैमिली एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन। तो पहले आप तो ये बता दोगे इस टॉपिक में कि फैमिली क्या होता है ना, क्लोज निट एसोसिएशन क्या होता है। ये फैमिली जो है आप पढ़ते हो जीएस पेपर 1 सोसाइटी में, आपको फैमिली पढ़ाया जाता है, वहां पे आपको ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में डिफरेंस समझाया जाता है। वही तो सीधे सीधे आपको उठा के यहाँ लिख देना था कि ज्वाइंट फैमिली क्या होता है ना। कॉमन जो भी उनके एग्जाम्पल्स हैं या कॉमन फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छत के अंदर रहना, एक किचन में उनका खाना बनना, अगर 2-3 जनरेशन की फैमिलीज का बन रहा है और एक्सटेंडेड फैमिलीज का बन रहा है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, ज्वाइंट फैमिली बोल देते हैं। और इंडिया में ज्वाइंट फैमिली का प्रीवेलेंस काफी ज्यादा था पहले, तो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ज्वाइंट फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है इंटरडिपेंडेंस का। फैमिली क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है किसका, इंटरडिपेंडेंस का। इंटरडिपेंडेंस मतलब वहां पे जो मेंबर्स होते हैं, ज्वाइंट फैमिली का फीचर्स लिख दो। ज्वाइंट फैमिली में सब लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, और साथ में ज्वाइंट फैमिली में हायरार्कीज भी है, हायरार्कीज ग्रैंडफादर, फादर, ऐसे करके जनरेशन वाइज हायरार्कीज भी होती हैं, सबके अपने अपने रोल्स भी होते हैं, ये सब लिख दो। इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस जहां पे ज्वाइंट फैमिली में बच्चे हैं या ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड एज पॉपुलेशन, वो दोनों ज्वाइंट फैमिली में दोनों का केयर बहुत अच्छे से हो जाता है ना। जैसे गांव में, विलेज में जहां पे ज्वाइंट फैमिली ज्यादा है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा डेंसिटी होने का कारण क्या है, वहां पे लोग बच्चे कर लेते हैं कि बच्चे तो पल जाएंगे, तो बच्चे पल जाएंगे तो वहां पे 3-4-5 बच्चे भी हो जाते हैं लोगों के। बट न्यूक्लियर फैमिली जब लोग सिटीज में रहते हैं तो बच्चे को खुद पालना पड़ता है, तो वहां पे थोड़ा वहां पे जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहता है। तो ज्वाइंट फैमिली में बच्चों का केयर है ना, बच्चों का सोशलाइजेशन थोड़ा ठीक तरीके से होता रहता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट सब कुछ ठीक तरीके से होता रहता है। साथ साथ जो ओल्ड एज लोग हैं उनका भी केयर, गेरियाट्रिक केयर जिसको हम बोलते हैं, वो भी अच्छे से होते रहता है। तो इंटरडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस है, इमोशनल इंटरडिपेंडेंस है, साइकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस है। तो ये सारा इंटरडिपेंडेंस आपको कहाँ मिलेगा, और साथ में डिवीजन ऑफ लेबर भी आपको दिखेगा इंटरडिपेंडेंस में। साथ साथ दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते जाते हैं, कोऑपरेट करते जाते हैं। तो ये सारा चीज एक्सप्लेन करने के बाद आप आओगे इंडियन ज्वाइंट फैमिली जो सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज चल रहा है या क्या देखने के लिए मिल रहा है। वेस्टर्नाइजेशन की वजह से क्या इश्यूज देखने के लिए मिल रहा है, लोग अब पर्टिकुलर होने पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होने पे ज्यादा बिलीव करने लग रहे हैं, है ना, डिवोर्स रेट का बढ़ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे इंडियन ज्वाइंट फैमिली को जो थ्रेट मिल रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से, ठीक बात है, ये सारा चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन तो क्या ही है, सॉल्यूशन है अवेयरनेस। ज्वाइंट फैमिली अगर आप रखना चाहते हो उसके फायदे को समझो। अगर स्कूल से ही जो भी ज्वाइंट फैमिली है या फिर न्यूक्लियर फैमिलीज है, दोनों के बीच में क्रिटिकल एनालिसिस करके बताया जाए। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली बिल्कुल ही खराब है, उसके भी अपने फायदे हैं। तो फिर जिन लोगों को चूज करना होगा वो लोग अच्छे से चूज कर पाएंगे, है ना। जैसे अगर न्यूक्लियर फैमिली मिले तो न्यूक्लियर फैमिली में लोगों को लिबर्टी बहुत मिलता है, फ्रीडम बहुत मिलता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली में वो चीजें नहीं मिलती।
तो लिव अगर ज्वाइंट फैमिली है वहां पे कोई अपना पोटेंशियल इसलिए नहीं यूज कर पाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। कई बार ये भी होता है पैशन नहीं फुलफिल कर पाता है क्योंकि बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। ये भी चीजें होती हैं। क्या यहाँ पे लिखना था? बहुत जरूरत ऐसे के टोन के हिसाब से बहुत जरूरत इसके निगेटिव फीचर्स का लिखने का नहीं था, बट हाँ इसको क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं वो आप जरूर लिखते। लिविंग रिलेशनशिप तो चल ही रहा है ना, बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं और इस पे डिबेट इंटरव्यूज में लिविंग रिलेशनशिप और उसके अलावा ये आपका एडिक्शन, इन पे क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछा जाता है, चाहे एपीएससी इंटरव्यू हो चाहे यूपीएससी इंटरव्यू हो। लिविंग रिलेशनशिप राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो फिर आप बताओगे लिविंग रिलेशनशिप है क्या? लिविंग रिलेशनशिप बताने के बाद आप बताओगे कि जब दो लोग वहां पे रहते हैं जो कि जिन्होंने शादी करी नहीं है आपस में, बट वो लोग एक साथ रह रहे हैं, तो उनके बीच उनका क्या क्या राइट्स है। दोनों का अपना अपना अलग लिबर्टी है ना। अगर इंडिया के स्पेसिफिक बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 के तहत उन दोनों को लिबर्टी दे रखा है कि वो लिविंग रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इसके ऊपर कि लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हो इफ यू आर 18+। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा सबकी अपनी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है, वो चीजें भी मेंशन कर सकते हो। जब आप पढ़ते हो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो आप जीएस पेपर 1 में वुमेन स्पेसिफिक सिनेरियोज में पढ़ते हो, वो लिविंग रिलेशनशिप में भी क्या होता है, अप्लाई होता है ना। फिर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिविंग रिलेशनशिप में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, आपस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एट द सेम टाइम सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो चीज भी आप बता सकते हो। लिविंग रिलेशनशिप क्यों ज्यादा बढ़ा हुआ है और इसके क्या इश्यूज हैं, ये भी आप थोड़ा बहुत बता सकते हो। बट ज्यादा फोकस आपका कहाँ होना है, राइट्स पे होना है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे होना है। ये आपके ऐसे का मेन फोकस होना चाहिए था। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब इनमें से आपको कितना ऐसे करना था, सिर्फ एक करना था जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आया, जिसमें आपको सबसे ज्यादा आपके पास कंटेंट था, सिर्फ वही ऐसे लिखना था, उसके अलावा नहीं लिखना था। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपको 5 और 8, 5, 6, 7, 8, ये चार में से आपको कितना ऐसे लिखना है, अगेन एक। और ये 5 और 8 आप देखोगे तो आसाम बेस्ड है, 6, 7 जो है वो थोड़ा ओपन एंडेड है। 5 में अगर हम बात करें तो फ्यूचर ऑफ असमीज लैंग्वेज, असमीज लैंग्वेज का फ्यूचर क्या होना है। तो फ्यूचर तो पहले बाद में बताएंगे, पहले हम अखमिया लैंग्वेज का हम इंट्रोडक्शन बता देंगे, कब से ओरिजिन बता देंगे, कहां से इसका ओरिजिन है और कब से 6-7 सेंचुरी से इसके स्क्रिप्ट हमें मिलने शुरू होते हैं। ये सारा चीज हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल 8 है वहां पे मेंशन कब हुआ है ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर हम इसमें बहुत सारा असमीज लैंग्वेज में जो मूवीज बनती हैं या किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज उसके कल्चर को सपोर्ट करता आता है, कल्चर का एक बहुत की एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज, तो वो सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आज के टाइम पे असमीज लैंग्वेज पे क्या स्ट्रेस है जिसकी वजह से इसका फ्यूचर थोड़ा खतरे में दिख रहा है, वो हम बता सकते हैं, है ना। स्कूल्स में असमीज लैंग्वेज का यूज काफी कम हो गया है, इंग्लिश का यूज काफी बढ़ गया है, थोड़ा बहुत हिंदी का यूज भी बढ़ गया है, वो सब चीज हम बता सकते हैं। अर्बनाइजेशन होने की वजह से भी असमीज लैंग्वेज को थोड़ा एक बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ा है ना। और साथ साथ जो भी स्टूडेंट जो है आसाम के बाहर स्टेट्स में पढ़ने जा रहे हैं या बाहर कंट्रीज में पढ़ने जा रहे हैं, उसकी वजह से भी कोई भी लैंग्वेज, या असमीज बीट असमीज लैंग्वेज, बीज बंगाली लैंग्वेज बीट उड़िया लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का यही हाल है, सबका स्टोरी सेम है। यहाँ पे असमीज लैंग्वेज को आप मोस्टली किसी भी लैंग्वेज से रिप्लेस करो जो कि लोकल लैंग्वेज है, वहां आपको सबका स्टोरी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, इसमें आप जो भी मूवीज हैं बेस्ड ऑन असमीज लैंग्वेज, उनको वो मूवीज जो हैं वो एक कल्चर को जोड़ के रखती हैं और लैंग्वेज को प्रमोट करते रहती हैं, है ना। तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अभी एक मूवी जो आई है असमीज लैंग्वेज में, बिदुर भाई, आप उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना था, असमीज लैंग्वेज का हिस्ट्री बताना था, हिस्ट्री बताने के बाद से आप फीचर्स बता सकते थे, फीचर्स बताने के बाद से आप बता सकते थे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट बता सकते थे, उसके बाद से आप बता सकते थे कि क्या क्या चैलेंजेस इसको मिले हैं हिंदी से, इंग्लिश से, अर्बनाइजेशन से, है ना, ये सारे चैलेंजेस बता सकते थे, और कैसे हम लोग असमीज लैंग्वेज को और ज्यादा इंटैक्ट करके रख सकते हैं और फ्लरिश और प्रमोट करके रख सकते हैं। तो मूवीज लैंग्वेज है, कंटेंट लैंग्वेज है, बुक्स लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा
अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे सीखना है, तो मुझे सीखना है, अगर मुझे इजी कंटेंट मिल जाए, हाउ टू लर्न फ्रॉम इंग्लिश टू असमीज और हिंदी टू असमीज, तो मैं आराम से सीख सकता हूं। तो ये सब चीजें अगर इजिली अवेलेबल होने लगेंगी तो फ्यूचर काफी अच्छा होने लगेगा। 6 पे चलते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन। अब ये दिखने में एग्जामिनेशन लग रहा है, बट ये एक्चुअली एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है ना। इसमें क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो। अब देखो ओपन बुक एग्जामिनेशन में आप क्या लिखते हैं, जब भी एजुकेशन की बात आती है तो मुझे जो साइंटिस्ट आइंस्टीन है उनका कोट बहुत अच्छे से याद आता है, और मुझे उनका कोट बहुत पसंद है। जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है उनको पता होगा कि ये कोट मैं बार बार यूज करता हूं, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स व्हेन यू हैव फॉरगॉटन व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन द स्कूल। जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है उसको भूल जाने के बाद जो आपके पास है वो क्या है, एजुकेशन है। तो आपके पास क्या है, विजडम। आपके पास क्या है, क्रिटिकल एबिलिटीज। आप क्या भूल गए हो, फैक्ट्स भूल गए। फैक्ट फिगर में भी आप भूल गए, फैक्ट्स आपको में भी याद नहीं होगा। ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन उसी को प्रमोट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। अगर आपको बुक दे दिया जाए तो वही आप लिख पाओगे ना जिसमें जो कि पढ़ा हुआ है। अगर मान लो यूपीएससी का बुक है ना, यूपीएससी का पेपर है, आप पॉलिटी का पेपर, जीएस, आप ऐसे पेपर ही दे रहे हो, ऐसे में क्या लिखना है वो उसी को पता होगा जिसका क्रिटिकल एबिलिटी अच्छा होगा। बाकी लोग कुछ भी कॉपी करके आ सकते हैं। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन रोट लर्निंग से दूर जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन धीरे धीरे एक अलग सा एजुकेशन लेके आ जाएगा। जो प्रेशर है, बर्डन है स्टूडेंट्स पे फैक्ट रटने का, जो कि कॉलोनियल लेगेसी भी है, उसको थोड़ा सा कम करेगा। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन ये सारी चीजें प्रमोट करेगा। अब ओपन बुक एग्जामिनेशन के चैलेंजेस भी हैं। ओपन बुक क्या हर किसी के पास, हर स्टूडेंट के पास सेम रिसोर्स अवेलेबल है, शायद नहीं, है ना। क्या डिजिटली भी हर स्टूडेंट के पास सेम रिसोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, नहीं, डिजिटल डिवाइड है। तो ये सारा चीज ओपन बुक एग्जामिनेशन में चैलेंज हो सकता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन में और भी चैलेंज है। चैलेंज ये भी है कि जो बेसिक फैक्ट्स फिगर लोगों को याद रखने चाहिए, शायद वो भी लोग याद नहीं रख पाएंगे, और वो भी चीजें डिक्रीज होने लगेंगी। तो इसके अपने बेनिफिट हैं, इसके अपने चैलेंजेस हैं, दोनों को हम लोग लिख सकते हैं। दैट इज पार्ट 6। 7, प्रेजेंस ऑफ लाइफ इन द कॉस्मोस। कॉस्मोस में, है ना, इलोन मस्क जो है वो लाइफ का प्रेजेंस ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारा इसरो, ठीक है, यूएस का नासा, जो भी स्पेस एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं लाइफ ढूंढने में कॉस्मोस में। प्रेजेंस ऑफ लाइफ बोला गया, ह्यूमन लाइफ नहीं। लाइफ में सब कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, अमीबा हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी अगर लाइफ मिलता है कहीं पे तो उसके बारे में बात यहाँ पे हो रही है। तो लाइफ देने के लिए जो भी कॉस्मोस में जगह है, जिसको हम गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं, है ना, जहाँ पे लिक्विड वाटर अगर मिलेगा, लिक्विड वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर का होना, हाइड्रोजन का होना, कार्बन का होना, कार्बन के अलावा सल्फर का होना, फॉस्फोरस का होना, ये सारी चीजें, नाइट्रोजन का होना एसेंशियल मानी जाती है लाइफ होने के लिए। ठीक बात है। तो ये सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में लिख सकते हो। और जितने भी रिसर्चेज हैं, एक्सप्लोरेशंस हैं, चाहे नासा से रिलेटेड हो, चंद्रयान भेजने से रिलेटेड हो, मंगलयान भेजने से रिलेटेड हो, और भी जो एक्सप्लोरेशन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सारा चीज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है 8th, ये साइंस से रिलेटेड हो गया। राइज इन डिवोर्स केसेज इन आसाम। वैसे तो ओवरऑल इंडिया में ही डिवोर्स केस बढ़ रहा है, बट ये ऐसे पूछने का एक स्पेसिफिक रीजन है। अभी अगर हम लास्ट इस 2024 की बात करें तो डिवोर्स रेट गुवाहाटी में जो हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा फाइल हो रहे हैं। अगर मान लो पर मंथ 100 केसेस फाइल हो रहा था तो 3 टाइम्स बढ़ गया है डिवोर्स रेट फाइल होने का कारण, है ना। तो डिवोर्स क्या है, फैमिली जो मैरिज है, मैरिज इंस्टीट्यूशन से अलग जाना, वो क्या है, डिवोर्स है। मैरिज इंस्टीट्यूशन से विश्वास कम होना डिवोर्स है। तो डिवोर्स होने की वजह बतानी है आपको कि राइज होने का वजह क्या है। अगेन राइज होने का वजह बहुत सारा हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक रीजन हो सकता है। राइज होने के वजह लोगों का वैल्यूज कम होना, लोगों को लग रहा है कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज लोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ये एक बहुत सब्जेक्टिव विषय है। कितने हद तक आप कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे, है ना, कितना टॉलरेट करना चाहिए अपने पार्टनर को, ये सब्जेक्टिव विषय है।
क्या बिल्कुल एक आइडियल पार्टनर मिल सकते हैं क्या कि जो हमेशा एक साथ रह सके? शायद नहीं। तो ऑब्वियस बात है, अगर पहले इंडिया में मैरिजेस, आसाम में मैरिजेस ज्यादा सस्टेन करती थी, तो एक ये अंदर का फीलिंग कि मैरिज अगर हो गया तो एक साथ ही रहना है, ये चीज इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता था। आजकल क्या है, अवेयरनेस ज्यादा है, लीगली आप इजिली डिवोर्स अवेल कर सकते हो, ठीक है, सोसाइटल टैबू भी कम हो रहा है डिवोर्स को लेकर के। तो इन ये सब भी फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, वुमेन आर नो लॉन्गर 100% डिपेंडेंट ऑन मेन फॉर देयर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो उनको लगता है, तो अगर मेन एट्रोसिटीज करते हैं इन देयर हाउसेस, तो वहां वुमेन वहां बर्दाश्त नहीं करती। देयर लाइक जब एट्रोसिटी सहना है और पैसे खुद कमा सकते हैं, तो फिर इनके साथ क्यों रहना है? देयर आर मेनी फैक्टर which contribute to the rise of divorce in Assam and all over India। तो ये सारी चीजें डिवोर्स में फिर वापस सोशल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, लीगल एंगल, पर्सनल एंगल, साइकोलॉजिकल एंगल, ये सारा एंगल, इंटरनेशनल एंगल, सोशल मीडिया पे इतना आप चीजें देखते जाते हो डिवोर्स वाली चीजें, कि वो भी आपको अफेक्ट करने लग जाता है। ये सारा चीज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। डेटा जो न्यूज़पेपर्स में आया, 3 टाइम्स जो है गुवाहाटी में डिवोर्स रेट का फाइलिंग बढ़ गया है, वो सारा डेटा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन, डिवोर्स कैसे अलग है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बात कर सकते हो। डिवोर्स होने से प्रॉब्लम्स क्या होता है? प्रॉब्लम बच्चों को होता है, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं कपल्स के, उनको होता है। ये प्रॉब्लम्स भी आप थोड़ा मेंशन कर सकते हो। सबसे जरूरी बात आएगा इसमें लास्ट में, सिर्फ राइज ऑफ डिवोर्स केस लेके छोड़ना नहीं है। जब भी ऐसे प्रॉब्लम ओरिएंटेड एसेज हो, लास्ट में आपको सॉल्यूशन बताना होता है ना, कि सॉल्यूशन क्या है अगर डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन है काउंसलिंग। सबसे ज्यादा सॉल्यूशन जिसकी जरूरत है, शादी के पहले प्री मैरिटल लोगों का अवेयरनेस होना जरूरी है, कि वो एक मैरिज के इंस्टीट्यूशन में घुसने वाले हैं, और मैरिज के इंस्टीट्यूशन में घुसने के बाद उनको क्या क्या चैलेंजेस मिलेंगी, उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी, उनको कैसे एडजस्ट करना चाहिए, क्या नहीं एडजस्ट करना चाहिए, उनके राइट्स क्या हैं। ये प्री मैरिटल नॉलेज होना, मतलब शादी के पहले ही आपको ये नॉलेज होना कि शादी के बाद आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये स्कूल से या एटलीस्ट कॉलेजेस से, इफ नॉट फ्रॉम स्कूल, इन द कॉलेजेस ये आपको सिखाया जाना चाहिए कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन में घुसते ही आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और हाउ टू डील विद दैट। जैसे जैसे लोगों की फ्रेंडशिप कम होते जाती है, फ्रेंड सर्कल कम होते जाता है, सपोर्ट सिस्टम कम होते जाता है, बहुत सारा नॉलेज नहीं मिल पाता है ना। तो ये सारा चीज हम यहाँ पे वापस मेंशन कर सकते हैं। तो एसेज इस साल का जो था वो बहुत मुश्किल नहीं था। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करा होगा तो एसेज आप जरूर लिख पाओगे। मोर और लेस आप कितना अच्छा लिख पाते हो, आपके एसे का फ्लो क्या है, डेटाज क्या आप डाल पाते हो, एग्जाम्पल्स आप कितना स्पेसिफिक डाल पाते हो, है ना, आपकी हैंडराइटिंग और लेजिबिलिटी कितनी अच्छी है, ये इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपका मार्क्स कितना बेटर आएगा। और खासकर जो मैंने चीजें बताई, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एसेस को लिखना, है ना। तो आई होप आपका ऐसे का पेपर अच्छा गया होगा। बाकी आगे जो भी पेपर्स हो रहे हैं वो भी अच्छे जाएं। थैंक यू, जय हिंद।